आज के सेशन में मारी के अलावा मैं दो स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा और इसके अलावा कुछ सवालों का जवाब दूंगा। इसमें कुछ बिगिनर्स के लिए हैं कि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो नए होते हैं, नए इन्वेस्टर होते हैं, तो उनके लिए सवालों को सुनना और उसका जवाब सुनना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने एक दफ़ा एग्जांपल दी थी एयरप्लेन और साइकिल की। देखिए स्टॉक एक्सचेंज में मैंने कुछ लोग आते हैं और वो समझते हैं कि यार ये साइकिल चलाने जैसा है या मोटरसाइकिल चलाने जैसा है या गाड़ी चलाने जैसा है कि जिसमें गुंजाइश होती है कि आप गिरने के बाद आप उठ जाएंगे। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में आपको एयरप्लेन समझ लें, आप स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये एयरप्लेन है और एयरप्लेन चलाना है आपने। तो एयरप्लेन चलाने के लिए सबसे पहले बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है, आपको सीखना ज़रूरी है। हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, हम इस तरह इसको हम ऐसे समझ लें ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक दफ़ा हम अगर इसको हम साइकिल समझ लेते हैं या मोटरसाइकिल समझ लेते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी हम इसको साइकिल और मोटरसाइकिल की तरह ट्रीट करते हैं और इसको कभी ज़िंदगी में सीख नहीं पाते। वेरी फर्स्ट डे से ही आपने इसको एयरप्लेन समझना है और एयरप्लेन की तरह इसमें ट्रेनिंग करनी है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती, जैसे एयरप्लेन में कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। अगर आप एयरप्लेन क्रैश करेंगे तो बस वो आखिरी एयरप्लेन होगा आपका। बहुत कम चांसेस होते हैं कि एयरप्लेन क्रैश करने के बाद पायलट बच जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि बार बार डिस्कस करना चाहिए ताकि आप लोगों के जहनों में चीज़ें नक्श हो जाएं। सेकंड क्वेश्चन है जी कि MLCF का अपसाइड पोटेंशियल क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा सख्ती के साथ इसको मैं ट्रीट करूँगा कि देखें कोई भी स्टॉक का मतलब अपसाइड का लेवल या नीचे का लेवल हमने नहीं देखना। ये हमने अपने जहन को ट्रेन करना है कि कोई भी स्टॉक का टारगेट नहीं निकालना कि कहां तक जा सकता है, ना नीचे ना ऊपर। मतलब इसके ऊपर ठीक है आप थोड़ी बहुत वर्किंग कर सकते हैं, बट मैं समझता हूं कि आप इस चीज को जहन से निकाल दें तभी आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। अगर आप एक स्टॉक लिया आपने 20 रुपए का और जहन में बना लिया कि यार ये 25 तक जा सकता है, तो बस फिर वो मैक्सिमम आप 22-23 रुपए में निकल जाएंगे। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि अगर ये चीज जायज भी है ना, कुछ चीजें होती हैं जायज होती हैं, बट उनको मैं उन चीजों को मैं कहता हूं कि भाई ठीक नहीं है, ठीक है। उसका एक और क्वेश्चन आएगा आगे, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है। तो बात आपकी ठीक है, आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि यार या उसके बुक से या और हालात से, लेकिन आप इस चीज को बायपास करने की कोशिश करें कि कोई भी ये सोचना छोड़ दें कि ये कोई भी स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। हमने साथ साथ जाना है, हमारा सिर्फ एक टारगेट है कि हमने इसके साथ साथ जाना है, हमने इसको फॉलो करना है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन भी यही है कि जी के असगर साहब, ये हमारे अब्दुल खान साहब हैं कि जी बता दें कि सिनर्जी कहाँ तक जा सकता है। ये वही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे में। अगर 50% अगर कमेंट्स आप उठाएंगे तो यही क्वेश्चंस आएंगे कि फलां स्टॉक कितना जा सकता है, फलां स्टॉक कितना जा सकता है। कुछ अरसे के बाद मैं आपको बताऊं, कुछ अरसे के बाद आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर लोग पूछा करेंगे जी फलां स्टॉक इतना नीचे आ गया और कितना नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड चलता रहता है। अभी ये क्वेश्चन का ट्रेंड है, अगला दूसरे क्वेश्चन का ट्रेंड होगा। तो मैं कोशिश करूंगा मेरे कमेंट सेक्शन में इस तरह के कमेंट्स आना बंद हो जाएं। इसका मतलब ये कि लोग समझ जाएंगे कि यार ये जो क्वेश्चन है हमने अपने जहन में इस क्वेश्चन को जगह नहीं देनी। अगला क्वेश्चन है सर, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में कब एंट्री लेनी चाहिए 52 वीक के लो के पास क्या? अब इनका कहने का मतलब ये है कि हम डिविडेंड वाले शेयर्स लेना चाहते हैं तो 52 वीक के लो पे आप स्टॉक लेंगे। सर 52 के वीक के लो के ऊपर जाके तो मंदी स्टार्ट होती है स्टॉक में, ठीक है। जिस तरह 52 के हाई के ऊपर जाकर स्टॉक के अंदर तेजी होती है, तेजी स्टार्ट होती है, आप समझ लें तेजी होती नहीं है, तेजी स्टार्ट होती है, मोमेंटम बनता है। तो 52 के जब मार्केट नीचे गिरेगी, कोई भी स्टॉक नीचे गिरेगा तो 52 के वीक के लो के ऊपर तो जाकर
आप समझ लें मोमेंटम बनेगा कि अब और कितना उसने जाना है, उसने डिसाइड करना होता है। तो अभी भी आप देख लें 52 वीक के हाई के ऊपर कितने महीनों से मार्केट चल रही है, कितना महीनों से मार्केट चल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 52 के हाई के ऊपर आप सेल कर दें या 52 के वीक के लो के ऊपर बाय कर लें, ये इतना आसान नहीं है, ये डिबेटेबल है। इसको हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को, ठीक। और डिविडेंड वाले स्टॉक कैसे लेना है, ये एक पूरा टॉपिक है। जैसे मैंने पेंडिंग किया हुआ है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टॉक लेंगे। देखिए लॉन्ग टर्म की जो लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए ये जो 3 का तड़का, जो हमारी 3KT या TKT जो हमारी स्ट्रेटजी है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप TKT नहीं चलाना चाहते, फिर आप उस वीडियो का मेरा इंतजार ना करें, TKT में प्रॉफिट बनाएं, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म वाली वीडियो को डिस्कस करेंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाएगी। ये डिविडेंड वाली जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, ये भी एक पूरा टॉपिक है, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा जी कि योर क्वेश्चन नंबर 48 इज नॉट अप टू मार्क, जिसमें मैंने फेयर वैल्यू के बारे में बताया था कि फेयर वैल्यू आपको नहीं फाइंड करनी। फेयर वैल्यू और intrinsic value has been calculated by many YouTubers, viewers can see, ठीक है। एक इन्होंने नाम लिया है एक YouTube चैनल का, और उसी के ऊपर एक और साहब हैं, उन्होंने बोला जी बुक वैल्यू तो देख सकते हैं ना, कुछ कुछ तो अंदाजा हो सकता है। मैं देखें, आप फंडामेंटल एनालिसिस में आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, और कि फेयर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सीखने के बाद आपने बाईपास करना होता है, इनको इम्प्लीमेंट नहीं करना होता। कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, किसने इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ समझें आप, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि चले मेरे ज़हन में एक मिसाल आ गई। आप गाड़ी में बैठे, आपने गाड़ी चलानी है, आप हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। नॉर्मली तो आप मेरे मतलब क्वेश्चन पे हंसेंगे कि यार हेलमेट पहन के कौन गाड़ी चलाता है। वो भाई चलाते हैं, फार्मूला 1 वाली जो गाड़ी है वो हेलमेट पहन के चलाई जाती है। तो इसका मतलब आपको मैं बता रहा हूं कि आपने हेलमेट नहीं पहनना जब गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ठीक होती हैं, लेकिन आपके लिए नहीं होती। आपको इन चक्रों में फंसा के या आप इन चक्रों में फंस के वो काम नहीं कर पाते जो काम करना चाहिए, ठीक है। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं वो कब करने हैं, कहाँ करने हैं, किसको करने हैं, ये सब चीज़ें मैं इस अपने चैनल के ऊपर समझाऊंगा, बताऊंगा। आप इन चीज़ों को समझें। एक अच्छी चीज़ का भी करने का टाइम होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि हर चीज़ का एक टाइम है, उस टाइम के ऊपर आपने वो काम करना है। अच्छा, ये इन्होंने कहा जी कि भाई कभी अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दो, दूसरों को कहना आसान है। मेरे भाई, आप बंदा ढूंढना छोड़ दें कि कौन बंदा है जिसका पोर्टफोलियो अच्छा है, ये है वो है, इसको छोड़ दें, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा दूं, प्रॉफिट में है, बट मैं वो स्ट्रेटेजी रिवील ना करूं जिस स्ट्रेटेजी की वजह से वो पोर्टफोलियो बना है, फिर क्या होगा आपका? रिसीव हो जाएंगे, आप हो जाएंगे। मेरे भाई, आप इन बातों को छोड़ दें। आप ये देखें कि क्या चीज़ आपने सीखनी है, क्या चीज़ सीख रहे हैं, और उसकी बैक टेस्टिंग के ऊपर टाइम लगाएं। ऐसे सवालों के ऊपर अगर आप टाइम लगाएंगे, अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट में नहीं जा सकेंगे। प्रॉफिट में जाने का एक ही तरीका है मेरे भाई कि आप बैक टेस्टिंग करें, और जिन हालात में आप बैक टेस्टिंग करते हैं, जब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि फ्रंट टेस्टिंग जब आपने करनी है, फिर भी वही हालात आपने ध्यान में रखनी है। कोई न्यूज़ ध्यान में नहीं रखनी, कोई इधर उधर की नाइज आपके ध्यान में नहीं होना चाहिए, किसी की टिप ध्यान में नहीं होना चाहिए, कुछ भी ध्यान में नहीं होना चाहिए जब आप फ्रंट टेस्टिंग कर रहे हैं। बैक टेस्टिंग में तो आपके ध्यान में कुछ नहीं होता, फ्रंट टेस्टिंग में आपके ध्यान में बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो बार बार ये समझाता हूं, इन चीजों को छोड़ें और आप अपनी मेहनत करें और अपना तरीका फाइंड करें कि आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है। जो चीज आपको सूट करती है आप वो करें। मुझे देखकर या किसी भी दूसरे ऐसे बंदे को जिसने पैसे बनाए हों या जिसकी अच्छी इन्वेस्टमेंट चल रही हो, जरूरी नहीं है कि वो आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देगा।
लेकिन हो सकता है कि वो आपको स्ट्रेटेजी ना बताए आप, ठीक है, तो वहां पे आप डिसीव हो जाएंगे। मकसद तो आपको डिसीव होने से बचाना है। अच्छा, ये कि हमारी बहन है जी, इन्होंने क्वेश्चन किया है सर कि एंट्री लेवल के लिए आपने 3 का तड़का बताया है, वेयर टू एग्जिट इज, कि आप एग्जिट कब करना है। 3 के तड़के को एंटर हो गया आप, जैसे ही आप जब आप बाय करते हैं फिर आपने उस 3 के तड़के की स्ट्रेटेजी को भूल जाना है, चार्ट को भूल जाना है। आपने सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक कि आपने स्टॉप लॉस कितना रखा था कि 6%, 7%, 8%, 6% इज मिनिमम। 6% अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है उसका, तो स्टॉप लॉस आपका लगा होना चाहिए। दूसरा, कितना गेन कर लिया, कितना गेन कर लिया। फर्स्ट कर लें आपने 5% गेन कर लिया, मिनिमम 5%, ठीक है। जब आप 5% गेन कर लेंगे तो अपने 6% के स्टॉप लॉस को 3% पे मूव कर देंगे, 3%। जब आपका 10% प्रॉफिट हो जाएगा तो आप अपना स्टॉप लॉस अपनी बाइंग प्राइस पे ले आएंगे, ठीक है। 10% जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आपने अपनी स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस पे ले आना है। जब 10, ठीक है, इसका मतलब है कि अब आप अगर आप वहां से मार्केट नीचे आती है, 10% से नीचे मार्केट आती है अपनी प्राइस से, यानी 10% ऊपर चला गया स्टॉक, वहां से जब मार्केट नीचे आ जाती है तो आप अपने नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाएंगे। 15% आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अपना स्टॉप लॉस आप 5% पॉजिटिव पे अपना लगा देंगे, कि यानी कि अब मिनिमम आपको 5% प्रॉफिट होगा। इसको आगे चलाते चले जाएं। 20% प्रॉफिट होगा तो 10% पे स्टॉप लॉस कर दें। 30% प्रॉफिट हो रहा है तो अपना स्टॉप लॉस है वो 20% पे कर दें, यानी कि 20% आपको प्रॉफिट अब मस्ट होगा, ठीक है। तो ये है जी मेरा स्टॉप लॉस का तरीका। इसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन, एक और भाई है, मैंने इनका नाम मिटा दिया, आप इनकी लैंग्वेज चेक करें दोस्त मेरे भाई की, पता नहीं किस मॉल में रहे हैं ये। अबे स्टॉप लॉस लगाकर काम करना है तो कोई भी स्टॉक ले लें, आपकी वीडियो का फायदा। फिर क्लोजिंग रेट पर तो मार्केट क्लोज हो गई है, हम मार्केट क्लोज होने का इंतजार करें तो नेक्स्ट डे मार्केट और हाई ओपन होगी। फॉर एग्जांपल ATRL वेडनेसडे को लॉक पर ओपन हुआ। तो भाई ये एक तो मेरे भाई हैं, पता नहीं किस मॉल में रहे हैं। तो लैंग्वेज का मैंने बार बार कहा है कि यार कम से कम लैंग्वेज को अपने थोड़ा सा ख्याल किया करें। हमारी ये जो हमारा सोशल मीडिया है, ये हमारी कौम का समझ लें कि ये आईना है। तो हमने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना है भाई, और कभी भी कोई भी आप डिबेट करनी है तो अच्छे अल्फाज में कर लें, ताकि एक कंस्ट्रक्टिव माहौल बने हमारे इर्द गिर्द। एक तो ये पब्लिक सर्विस मैसेज था, इन भाई को मैं कुछ नहीं कह रहा। दूसरा ये है कि देखें, ये इनकी बात एक तरीके से ठीक है कि स्टॉप लॉस पे ही काम करना है, तो किसी भी स्टॉक को उठा के जैसे सिक्का उछालते हैं, तो हम किसी भी स्टॉक को करें 1 2 3 4 जिस पे 10 आ जाए जो वो स्टॉक उठा लें, स्टॉप लॉस के साथ ही उठाना है ना। बात आप यहां से समझें, बात यह है कि हमने मोमेंटम पकड़ना होता है। किसी भी स्टॉक को आप उठा लें, हो सकता है वो चल जाए, हो सकता है ना चले। अब अगर एक स्टॉक आप उठा लेते हैं इसी तरह, मतलब रैंडम आप उठा लेते हैं, जब रैंडम आप उठाएंगे तो वो स्टॉक जो है उसका मोमेंटम है या नहीं। आप मोमेंटम वाला स्टॉक इस तरह उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी आप ना लगाएं, लेकिन मोमेंटम देखें, अगर किसी का मोमेंटम अच्छा है तो आप उस पर छलांग लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने मोमेंटम पकड़ना होता है। ये ना हो कि हम ऐसा कोई स्टॉक पकड़ लें जो नीचे की तरफ मोमेंटम उसको बाय कर लें, तो उसमें तो फौरन आपको लॉस हो जाएगा। या कोई ऐसा स्टॉक पकड़ लेते हैं जो नहीं चल रहा, वो खड़ा हुआ है अपनी कंसोलिडेशन में है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो स्ट्रेटेजी का ये फायदा होता है मेरे भाई कि जब आप कोई चीज स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस के लेने का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना होता है अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को, ठीक है। अदरवाइज तो इन भाई को भी समझ में आ जाएगी, अगर कुछ अर्सा स्टॉक मार्केट में रहे इसी तरह इसी माइंडसेट से, तो समझ में आ जाएगी। लेकिन मेरी कोशिश है कि ये भाई भी समझ जाएं, और मेरा वो अच्छा चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन आप अपना अच्छा चाहें भाई, आप प्रॉफिट में जाएंगे, रिवॉर्ड अल्लाह ताला देगा, कोई मसला नहीं है मुझे। अच्छा जी, अब वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी है, और चलें देखते हैं। अभी मैंने तो कुछ चार्ट भी डिसाइड करने हैं, चलें अभी हम इसको यहाँ पर आज हम क्लोज करते हैं जी। आज हम फिलहाल अभी मैं आपके साथ चार्ट को एक डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मारी पेट्रोलियम को हम डिस्कस करते हैं जी। मारी पेट्रोलियम देखें, आवरली चार्ट के ऊपर तो मैं इसको 3 के तड़के के ऊपर हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मसला प्रॉब्लम ये है कि ये इसका चार्ट बड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है इसकी एक्स होने की वजह से। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इसका प्राइस एक्शन देख लेते हैं, ठीक है।
प्राइस सेक्शन में देखें, ये एक लाइन बनती थी हमारी आज, जिसने आज को रिजेक्शन मिली है, और वो लाइन बनती है जी हमारे पास 440 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 440 से ऊपर ये ठीक हो जाएगा। आज इसका हाई लगा है 444 रुपये 50, रिजेक्शन मिली है इसको। 440 रुपये 50 पैसे ध्यान में रखें, 445 को ध्यान में रखें आप, 440 रुपये 441 के बाद ये स्टॉक ठीक हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है। आज देखें इसके अंदर मोमेंट आई है, आज अच्छी खासी मोमेंट आई है। और मारी को इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि ये आवरली चार्ट के ऊपर डिस्कस होगा। आज इसके अंदर लो लगा है इसका 415 और हाई लगा 444.50। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर वॉल्यूम भी हुआ है और इसकी मुझे चाल भी अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, अल्लाह अल्लाह करके हमारी कुछ बेहतर हो गया है। अच्छा, उसके बाद मैं एक्साइड को मैं डिसाइड करूँगा, डिस्कस करूँगा एक्साइड। अच्छा, इसको देखें, एक्साइड ने क्या किया, लास्ट डे 61 रुपये 22 पैसे में इसकी RSI क्लोज हुई है और 61.22 इसकी RSI थी, रेट था इसका 896। वो आज हाई क्रॉस नहीं हुआ और आपकी 896 के बाद बाइंग बनती है इसकी, अलर्ट कैंडल इसकी क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट जो आपकी कैंडल है, आज की जो कैंडल है 896, इसको हाई को होना चाहिए। एक और बात चीज ध्यान में रखिएगा कि जब इस तरह मार्केट इतनी नीचे जाकर RSI देखें 40 भी तोड़ दिया था इसने, तकरीबन कोई 20 की करीब रही है। RSI देख लेते हैं इसका कितना था लो, इसका RSI का 24 इसका लो था। जब इतनी RSI लो चली जाए ना, तो उसके बाद जब 60 पे जाती है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ वहां से वो RSI वापस आ जाएगी, मतलब वो स्टॉक जो है उसकी प्राइस नीचे जा सकती है। बट हमने क्या करना है, हमने इसको नहीं सोचना इतना, जब 60 क्रॉस हो तो हमने ले लेना है। अगर थोड़ा बहुत, अगर इस तरह की सिचुएशन में ये होगा, देखिए इस तरह की सिचुएशन में अगर इतनी RSI नीचे जाती है, फिर वो 60 तक जाती है और वो क्रॉस होता है थोड़ा सा, आप स्टॉप लॉस छोटा कर लें अपना। जहां पर 8% स्टॉप लॉस लेते हैं वहां पे 5% ले लें, जहां 6% स्टॉप लॉस लेते हैं वहां पे 4% कर दें स्टॉप लॉस, लेकिन एंट्री लाजमी करनी है। स्टॉप लॉस छोटा कर दें, एंट्री लाजमी करनी है। ठीक है जी। इसके बाद है जी हमारी एक साइड और ATB है। ATB सीखने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। एटलस बैटरी का भी आप देख लें, वही सिस्टम है। एटलस बैटरी का जो फ्राइडे को इसकी अलर्ट कैंडल हुई थी, अलर्ट कैंडल क्रिएट हुई, अगले दिन मतलब अलर्ट कैंडल थी इसकी 369 अलर्ट कैंडल थी, अगले दिन 369 क्रॉस हुआ, हमारी बाइंग हो गई और हाई लगा 379, 10 रुपये ऊपर गया। आज वो देखें फिर वापस आया और 366 लो लगा है, यानी कि 369 आज आया है। तो जो लोग परसों मिस कर दिया था, जैसे फर्स्ट कर लें परसों यानी कि कल किसी ने मिस कर दिया लेकिन आज वो उस प्राइस के ऊपर टच हुआ है, तो मेरे हिसाब से उनको बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से उनको बाय नहीं करना चाहिए। कल जिसने आज बाय कर लिया, जिसने कल बाय कर लिया वो तो चलें ठीक है, लेकिन कल जिसने बाय किया हो सकता है उसको नीचे स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो, तो आप भी उसका साथ स्टॉप लॉस हिट करवा देंगे। आपने ये काम नहीं करना मेरे भाई, इसको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा टेक्निकल है, कुछ लोग इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन आप इस बात को समझें कि 369 पर फ्राइडे को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। कल इसकी अलर्ट कैंडल के ऊपर हमारी बाइंग हो गई। कल अगली कैंडल पे जो मंडे को टारगेट था इसका वो हमारा अचीव हो गया, हमने इसको बाय कर लिया। आज वही रेट टच हुआ है 369 का। आज हमने बाय नहीं करना, जिन्होंने बाय नहीं किया कल, आज वो बाय नहीं करेंगे। अब वो इंतजार करेंगे। अगर आपने बाय करना है तो भाई 379 का इंतजार करेंगे, 379 से ऊपर जाएगा तो आप बाय करेंगे, अदरवाइज आप बाय नहीं करेंगे। ये एक तरीकेकार है। हाँ, अगर ये दोबारा RSI तोड़ देता है, 60 से नीचे चला जाता है, या आज 60 रुपए राउंड क्लोज होता है, तो कल आप उसको फिर आप जब वो हमारा आज का हाई क्रॉस किया तब आप उसको बाय कर सकते हैं। ये थे जी आज का हमारा सेशन। और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको बुरे लगेंगे, लेकिन सोचें, लाजमी सोचें। अगर आपको कुछ चीज़ डिफरेंट नज़र आती है तो उसको सोचें सही कि यार ये डिफरेंट क्यों है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, मार्केट बहुत हाई लेवल के ऊपर है, स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।